नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों, यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ भारतीय संविधान प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस डिटेल सहित। फ्रेंड्स ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप इजी नहीं कह सकते हो। अगर आप 30 में से 15 क्वेश्चंस कर देते हो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, क्योंकि फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चंस हैं आप लोग देख सकते हो कि सभी उच्च परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं और साथ में दोस्तों इनका डिटेल भी दिया है। तो देरी ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 113 से शुरू कर दिए हैं। शेष क्वेश्चंस मैंने पहले ही करवा दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो जाके देख सकते हो। दिया है कि भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण क्या है। भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए राइट है इसका, कि अल्पसंख्यक समूहों को शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन जो है सांप्रदायिकता का मुख्य कारण है। इसका डिटेल भी देखते हैं। इसका डिटेल दिया है दोस्तों कि भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण अल्पसंख्यक समूहों में शैक्षिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन का होना है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद आधुनिक विकास प्रक्रिया में आधुनिकीकरण ने आर्थिक असंतुलन एवं विषमताओं को जन्म दिया है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि किस राज्य के अंदर बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद मतलब बीटीसी एक स्वायत्त स्वशासी निकाय बनाया था। किस राज्य के अंदर बनाया था दोस्तों? ये बनाया था असम के अंदर बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। इसका डिटेल भी देख लेते हैं। इसका डिटेल है कि असम राज्य के अंदर बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद बीटीसी एक स्वायत्त स्वशासी निकाय बनाया गया था। इसकी स्थापना 10 फरवरी 2003 में की गई थी, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद की। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष तक भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व था। किस वर्ष तक था दोस्तों? 1977 तक दोस्तों एक ही पार्टी का प्रभुत्व था, वो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं। दिया है कि वर्ष 1951-52 से 1977 तक भारत में एक ही पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ही प्रभुत्व था। वर्ष 1977 के लोकसभा चुनाव में यह पार्टी बुरी तरह पराजित हुई थी। आप लोग याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर किए जाने का वर्ष है। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? ये हुए थे दोस्तों 1972 में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसका भी डिटेल देखते हैं दोस्तों। इसका डिटेल है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर 2 जुलाई 1972 को हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें भारत की तरफ से श्रीमती इंदिरा गांधी एवं पाक की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो थे, जिन्होंने संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन है कि जब भारत और रूस के बीच मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए तब रूसी नेता कौन थे? निकिता खुश्चेव या लियोनार्डो ब्रेंजेव? और आगे के भी विकल्प देख लेते हैं दोस्तों। आगे क्या दिए हैं दोस्तों? जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका डिटेल ही देख लेते हैं सीधे कि रूसी नेता। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगस्त 1971 में रूसी नेता लियोनिड ब्रेजनेव एवं भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के बीच शांति मित्रता एवं सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। कब? 1971 में। उसमें ब्रिटेन के रूसी नेता कौन थे? मतलब रूस के लियोनिड ब्रेजनेव थे। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन किसने दिया था? राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन किसने दिया था? ये दिया था दोस्तों बराक ओबामा ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। याद रखिएगा कि इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दिया था। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि मतपत्रों को सबसे पहले प्रयोग किया गया था। कहाँ प्रयोग किया गया था मतपत्रों का प्रयोग? दोस्तों ये किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। डिटेल देखते हैं कि मतपत्रों का सबसे पहले सन 1857 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में किया गया था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये आता है दोस्तों पर्यावरण और वन के अंतर्गत आता है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इसका डिटेल देखते हैं। इससे दोस्तों आप लोग देख रहे हो कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं। बार बार एग्जाम में यही क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग इनको इजी नहीं कह सकते हो, कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चंस दिए होते हैं। इसका डिटेल है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी।
दोस्तों अगर मेरे द्वारा कराए जा रहे क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस फसल की खेती भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध है? किसकी खेती? जो आनुवांशिकता रूपांतरित बैंगन है दोस्तों, इसकी खेती भारत में उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध है। इसका डिटेल भी देखते हैं। डिटेल है दोस्तों, प्रश्नकाल के दौरान भारत में उच्चतम न्यायालय द्वारा आनुवांशिक रूपांतरित बैंगन की कृषि को क्या किया गया था? प्रतिबंधित किया गया था, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 40 जो है राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। अगला क्वेश्चन है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में कौन शामिल है दोस्तों? इसमें शामिल है ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति और जिला परिषद इसमें शामिल होते हैं। इसमें दोस्तों 3 स्तर होते हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में। इसका डिटेल भी देखते हैं। डिटेल है कि संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में 24 मार्च 1993 से जो लागू हुआ था, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। ये ग्राम, ब्लॉक, जिला स्तर पर स्थापित की गई। इन्हें क्रमशः ग्राम सभा, ग्राम स्तर पर ग्राम सभा और ब्लॉक स्तर पर दोस्तों ब्लॉक समिति या पंचायत समिति और जिला परिषद के नाम से जाना जाता है, जो जिले में होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचायती राज से संस्था नहीं है? ग्राम सभा है, अभी बताया, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत ये है, लेकिन जो ग्राम सहकारी सोसाइटी है दोस्तों, ये संस्था पंचायती राज की व्यवस्था नहीं है। इसका डिटेल भी यही दिया है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? किसने दिया था? ये दिया था दोस्तों बलवंत राय मेहता ने। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव बलवंत राय मेहता ने दिया था। अगर देखना चाहो तो इसका डिटेल भी देख सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव बलवंत राय मेहता समिति द्वारा किया गया था। इस समिति का गठन 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में किया गया था। समिति ने अपना प्रतिवेदन नवंबर 1957 में प्रस्तुत किया तथा समिति की सिफारिशों को 1 अप्रैल 1958 को लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पंचायती राज से संबंधित नहीं है? कौन है दोस्तों? शाह आयोग है, नानावती आयोग ये भी है। मतलब कौन पंचायती राज से संबंधित है दोस्तों? कौन संबंधित है? तो दोस्तों ये लोग संबंधित नहीं है। आप लोग याद रखते हो जो बलवंत राय मेहता है आयोग समिति जो है ये पंचायती राज से संबंधित है और बाकी संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले आंध्र प्रदेश और फिर राजस्थान में। राजस्थान में नागौर जिले में ये सबसे पहले शुरू की गई थी, उसके बाद में आंध्र प्रदेश में शुरू हुई थी। इसका डिटेल है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का आरंभ 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से किया गया था, जबकि आंध्र प्रदेश में नवंबर 1959 में इसका आरंभ किया गया था। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा और 1993 में इस व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? किसने अपनाया था दोस्तों? वो था राजस्थान, जिसने सबसे पहले पंचायती राज को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान पहला राज्य है जिसने क्या किया था दोस्तों? स्थानीय स्वशासन आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय क्या होता है? लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय होता है दोस्तों स्थानीय सरकार। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसका डिटेल भी देखते हैं। डिटेल है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय स्थानीय मामलों में जनता की सक्रिय भागीदारी होना है। हमारे देश में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को पंचायती राज के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि एक संशोधन द्वारा समावेशित भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? किस विषय से संबंधित है अनुच्छेद 243? तो याद रखिएगा ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है अनुच्छेद 243। इसका डिटेल भी देखते हैं। डिटेल है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा
अंतः स्थापित भाग 9 के तहत संविधान के अनुच्छेद 243 में पंचायतों के संबंध में विवरण दिया गया है। इस अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था के विभिन्न स्तर और क्रियाकलापों से संबंधित विषयों का उल्लेख है, याद रखिएगा। इसका डिटेल दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इससे अन्य क्वेश्चन भी तैयार हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कार्य ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य नहीं है। कौन सा कार्य नहीं है? सफाई तथा अपवहन तंत्र उपलब्ध कराना, ये तो होता है। कब्र गृह तथा शमशान गृह, ये भी होता है। सड़कों, तालाबों और कुओं का अनुरक्षण, ये भी होता है। लेकिन कॉलेज शिक्षा उपलब्ध कराना, ये ग्राम पंचायत का कार्य नहीं होता है, याद रख सकते हो। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन से पहले इसका डिटेल भी देखते हैं। इसका डिटेल है कि कॉलेज शिक्षा उपलब्ध कराना ग्राम पंचायतों का प्रशासनिक कार्य नहीं है। अनुच्छेद 243 जी के तहत 11वीं अनुसूची में दिए गए 29 विषयों के अनुसार सफाई तथा अपवहन तंत्र, कब्र गृह शमशान, सामुदायिक अस्थियों का अंतर्गत उपलब्ध कराना, सड़कों, तालाबों और कुओं का अनुरक्षण करना पंचायतों का प्रशासनिक गतिविधियों में शामिल है और स्कूली शिक्षा नहीं है। अगला है कि भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के पारित किए जाने का कारण क्या था? क्या था दोस्तों? पंचायत राज को बल प्रदान करना 73वें संविधान संशोधन 1992 को पारित किए जाने का कारण था। इसका डिटेल भी देखते हैं। इसका डिटेल है कि भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आधारिक लोकतंत्र निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है? कौन सुनिश्चित करता है? पंचायती राज सुनिश्चित करता है भारत में आधारिक लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज आधारिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है। आधारिक लोकतंत्र का आशय निचले स्तर पर लोगों को भागीदारी से है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है? किसमें? 73वां है दोस्तों, महिलाओं के लिए आरक्षण, और 73वां और 74वां जो है दोस्तों ये किए गए हैं 2 संविधान संशोधन, याद रखते हो, जिनसे क्या है महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 73वां होता है दोस्तों ग्राम पंचायत के लिए और 74वां है नगर पालिकाओं के लिए। और इसका डिटेल भी देखते हैं। इसका डिटेल है कि भारतीय संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के द्वारा क्रमशः ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं संबंधित किए गए प्रावधान के लिए महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया था? किस वर्ष में बनाया गया था अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग? दोस्तों ये बनाया गया था 1992 में। इसका डिटेल भी देख लेते हैं। इसका डिटेल है कि अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग को वर्ष 1992 में एक अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस आयोग में एक अध्यक्ष 6 अन्य सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है। इस आयोग का मुख्य कार्य संघ तथा राज्य सरकारों के अधीन अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना होता है, अल्पसंख्यक राष्ट्रीय आयोग का। अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? किस वर्ष में अपनाई गई थी? 2001 में अपनाई गई थी महिलाओं के लिए सशक्तिकरण नीति। इसका डिटेल भी दोस्तों यही है जो उत्तर में दिया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है? चयन कीजिए। दोस्तों कौन जो कार्यपालिका का अंग होता है? जो उप निरीक्षक पुलिस होता है दोस्तों, ये कार्यपालिका का अंग होता है। बाद बाकी ये कार्यपालिका के अंग नहीं होते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन से पहले दोस्तों इसका डिटेल भी देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 महाशक्तियों, दोस्तों कहाँ से, इसका डिटेल नहीं है, गलत दिया है ये। अगला है कि यूएन सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से दोस्तों पता होना चाहिए पहले? चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। दोस्तों ये क्या है? 5 स्थायी सदस्य हैं। इनके पास दोस्तों वीटो पावर है, अपना इंडिया इसका सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? कौन सा? जो चीन का लोक गणतंत्र है दोस्तों, ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? कौन सा नहीं? जर्मनी जो है इसका स्थायी सदस्य नहीं, बाद बाकी फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका स्थायी सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया था। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किसने किया था? रूसों ने किया था लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसका डिटेल भी देखते हैं। इसका डिटेल है कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन रूसों ने किया था। रूसों ने लोकप्रिय प्रभुसत्ता की अवधारणा अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में स्पष्ट किया कि उनके अनुसार सर्वोपरि सत्ता जनता के हाथ में होनी चाहिए, न कि किसी एक व्यक्ति या संस्था के हाथ में। उन्होंने सामान्य इच्छा कहा है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर से हुआ था? किस शहर से हुआ था दोस्तों? ये हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग से रूसी क्रांति का आरंभ। इसका डिटेल भी दोस्तों दिया है कि ऐतिहासिक रूसी क्रांति का आरंभ 1917 में हुआ था। क्रांति का आरंभ सोवियत यूनियन के तत्कालीन शहर पेट्रोग्राड अब सेंट पीटर्सबर्ग में है दोस्तों, अतः विकल्प ये इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से फ्रांस की क्रांति का प्रसिद्ध नारा कौन सा है? कौन सा दोस्तों? ये था स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व था फ्रांस की क्रांति का प्रसिद्ध नारा। इसका डिटेल भी दिया है कि फ्रांस की क्रांति का प्रसिद्ध नारा स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व था। यह क्रांति सन 1789 में हुई थी। फ्रांस की क्रांति के उपयुक्त विचार इस क्रांति के नायक नेपोलियन तथा रोबेस्पियर रूसों के सिद्धांत से क्या थे? प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन है कि चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे दोस्तों? माओ डिजोंग थे चीनी की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष। इसका डिटेल भी देखते हैं। इसका डिटेल है कि पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना की स्थापना लंबे संघर्ष के पश्चात 1 अक्टूबर 1949 को हुई थी। उस समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष माओ डिजोंग थे, जिन्हें आधुनिक चीन का पिता माना जाता है। किसे? माओ जेडोंग को। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस अधिनियमित संशोधन किस अधिनियमित संविधान का सबसे पहला उदाहरण है? किसका दोस्तों? जो अमेरिकी संविधान है दोस्तों, ये अधिनियमित संविधान का सबसे पहला उदाहरण है। इसका डिटेल भी देखते हैं। इसका डिटेल है कि किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहला उदाहरण अमेरिका संविधान है। इसे 17 सितंबर 1787 को अपनाया गया था। अमेरिकी संविधान की रचना फिलाडेल्फिया सम्मेलन में की गई थी तथा 4 मार्च 1789 से लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था संविधान की संकल्पना का उद्भव। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, निम्न में से एक कानून महिलाओं के हित के पक्ष में है? कौन सा दोस्तों है? शरीर व्यापार अधिनियम जो होता है ये महिलाओं के हित के पक्ष में है। इसका डिटेल भी देखते हैं। इसका डिटेल है कि महिलाओं के हित के लिए वर्ष 1956 में अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत महिलाओं के लिए अनैतिक व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया। वर्ष 1986 में इस अधिनियम में संशोधन हुआ, जिसके अंतर्गत बालिकाओं एवं महिलाओं की अनैतिक कार्यों में संलग्नता को क्या किया गया था? प्रतिबंधित किया गया था। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से अध्यात्मात्मक सरकार किस प्रकार से बनती है? किस प्रकार से बनती है? कार्यकाल की अवधि निश्चित होती है, कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं होता है, राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव होता है। ये सभी अध्यक्षात्मक सरकार वाली प्रणाली हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। दोस्तों, मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन यदि आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। इसके बाद हमारा अगला पार्ट आएगा, वो भी देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।